नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो सेल चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइबोसोम एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। तो जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सीलिया, फ्लैजिला और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। इसका एक डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो आप लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे और किस तरह से उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों राइबोसोम। ठीक, तो राइबोसोम एक ऐसा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको दोनों ही सेल में यानी प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। इसकी जो स्टडी की थी, जो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, दैट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज पैलाडे। ठीक है, इन्होंने ही इसकी स्टडी की थी पूरी अच्छी तरह से। फिर इसके बाद में हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं कि राइबोसोम है तो किसी ना किसी से मिलकर बना ही होगा, है ना। कंपोजिशन का मतलब होता है ना कि इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए बच्चों क्या है? आरएनए है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब राइबोसोम के बेस पे भी हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़े थे कि जो राइबोसोम है, जो यूकैरियोट्स में मिलने वाला जो राइबोसोम है वो 80s होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में मिलने वाला जो राइबोसोम है वो 70s होता है। एस क्या है बच्चों? एस है यहाँ पे स्विडबर्ग यूनिट। A Swidberg unit that stands for the sedimentation coefficient and it indirectly is a measure of the density and size. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज जो फील्ड होता है उसमें बेसिकली सेडिमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ही फ्लोट करता रह जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपके एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये जो 70s है, 80s है, ये भी दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। कौन कौन सी दो सब यूनिट्स होती है? अगर मैं 70s की बात करूं बच्चों आपके लिए, तो 70s की जो दो सब यूनिट्स होती हैं वो होती है आपके 30s होती है, एक तो 30s कैपिटल में, और एक होती है आपके 50s। ठीक है, ये दो यूनिट किसकी हो गई? ये दो यूनिट हो गई आपके 70s की, दो सब यूनिट्स बेसिकली। अगर मैं 80s की बात करूं आपसे, तो हम लोग अलग कलर से इसको शो करते हैं, तो 80s आपकी हो जाएगी 60s से, और एक हो जाएगा आपका 40s। ये दो सब यूनिट्स होगी 80s में, और 30s 50s ये दो सब यूनिट होगी आपके 70s में। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास में दो सब यूनिट्स की। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हो गया, जो आपके दोनों ही प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और आपको यूकैरियोट्स में भी मिलता है। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई यूकैरियोट्स में तो हमको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको मिलता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं है ना। तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे, जबकि यूकैरियोट्स में स्कैटर्ड भी होंगे यानी बिखरे हुए भी होंगे साइटोप्लाज्म में, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़े हुए भी होंगे। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये याद है आप लोगों को या नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से आप देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बच्चों बेसिकली क्या हुआ? साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और कलेक्टिवली दैट इज रेफर्ड एज अ साइटोस्केलेटन। ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन के बेस पे। अब इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। स्केलेटन, स्केलेटन आप समझो कि स्केलेटन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? स्केलेटन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है। रिब्स जहाँ पे होगी वो अलग शेप निकल के आएगी। आप देखो कई लोग होते हैं ना, जैसे कॉलर बोन दिख रही है, जो क्लैविकल होती है हमारी, जो बिल्कुल एक बोन्स, दो बोन्स निकल के आती है वहां पे ऊपर कॉलर की साइड पे, वो कॉलर बोन कहते हैं। तो दे आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ऑल्सो दिस स्केलेटन इज हेल्पिंग इन मोटिलिटी, इस तरह से वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। तो ये हो गए इनके फंक्शन। है क्या ये? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले जो हम लोग साइटोस्केलेटन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोकैरियोट जब मैंने पढ़ाया था, बैक्टीरिया वगैरह जब मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पे मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को इस फ्लैजिला के बारे में बताया था कि
तीन इसके पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और एक फिलामेंटस एक्सटेंडेड पोर्शन होता है। वहां पे मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था दोनों के बारे में। अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेसिकली, ठीक है। तो सिंगुलर में आप लोगों को पता ही है कि सीलिया होगा तो सिंगुलर में उसको सीलियम कहेंगे, फ्लैजिला अगर सिंगुलर होगा तो फ्लैजिलम कहेंगे। हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होती है विच वर्क लाइक ओर्स, मतलब जैसे नाव में जो पतवार जिसे कहते हैं ना, पतवार चलाने में पतवार जो होती है बेसिकली ना, वो हेल्प करती है नाव को आगे बढ़ाने में, या फिर पानी की भी एक तरह से मूवमेंट करने में। आप नाव में बैठे हो आराम से, पर आप आगे नहीं जा सकते, बट कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प से पानी को तो मूव कर सकते हो ना। तो इसी तरह से सीलिया हेल्प करते हैं, दैट विल कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ इधर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला बच्चों कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंस होगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम और फ्लैजिलम शो दैट दे कवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्टडी करने के लिए हम लोग इनका डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग इनकी डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये पिक्चर दिया हुआ है आप लोगों को एनसीईआरटी में, है ना। कोई ऐसा भयानक सा पिक्चर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक एक पॉइंट आप समझिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले द कवरिंग, कवरिंग इज व्हाट, कवरिंग इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्या चीज है। सेकंड आप देखिए, द कोर कॉल्ड एक्सोनिम, ये कोर है ना, जो बीच का जो पार्ट हो गया इसको हम लोगों ने कोर कह दिया। दैट पॉजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो ये जो चारों तरफ है, ये जो गोल गोल आपको दिख रही है, ये सब क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। Axoneme usually has a 9 pairs of doublet of radially arranged peripheral microtubules and the pair of centrally located microtubule। ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सोनीम, एक्सोनीम यूजुअली हैज, क्या है, यूजुअली हैज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर पेरिफेरली प्रेजेंट। अरेंजमेंट किस तरह से है उनका, रेडियली अरेंजमेंट है, ये पेरिफेरी हो गई, और अरेंजमेंट किस तरह से हो गया, रेडियली। रेडियल रेडियस आपको पता होगी, है ना, इस तरह से एक रेडियस बनती है। और है कितनी है, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स, है ना, 9 पेयर्स, ये नहीं, या कितनी हो गई टोटल, ये यहाँ पे हो जाएगी आपके 9 पेयर्स ऑफ व्हाट, पेयर्स किसके है, पेयर्स है आपके डबलेट के, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ये आपका ये पेरिफेरल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ये रेडियली अरेंज्ड हो गई, और ये 9 है। देखो काउंट करो आप लोग यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 हो गई, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट हो गई, रेडियली अरेंज्ड हो गई, और पेरिफेरल है तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई। एक जो पेयर है वो सेंट्रल में भी प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस जो पेयर जो सेंटर में प्रेजेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसके चारों तरफ भी शीट प्रेजेंट है। ये देखो, ये रेड कलर की जो शीट है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल शीट। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट हुआ कि 9 बाहर है 2 अंदर है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बच्चों हम लोग कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है किसके थ्रू, ये कनेक्टेड है आपके ब्रिज के थ्रू, दीज आर कनेक्टेड बाय दी ब्रिजेस, ठीक। एंड दी सेंट्रल ट्यूब्यूल which is enclosed by the central sheet also connected to one of the tubule of each peripheral doublet by the radial spoke। यानी ये कहीं ना कहीं जो सेंट्रल शीट है वो आपकी ये जो 9 डबलेट्स है उनसे भी कनेक्टेड है बाय वन रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक देखो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, ये रेडियल स्पोक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये एक एक करके टोटल कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 पेयर्स में बाहर है तो 9 ये रेडियल स्पोक हो गई, और ये 9 रेडियल स्पोक कहीं ना कहीं ये सेंट्रल शीट है उससे जुड़ी हुई है, उससे कनेक्टेड है,
ठीक है, आगे होगा आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई जो कि डबलेट है, 9 पेयर्स है, ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये आपस में भी इंटर डबलेट जो ब्रिजेस है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि डबलेट है, डबलेट के बीच वाला जो ब्रिज है उसका क्या नाम हो गया, इंटर डबलेट। ठीक, यहाँ ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गई, चारों तरफ इसकी सेंट्रल शीट हो गई, है ना, और ये सेंट्रल शीट हर एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में इसके बारे में। एंड द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स, जो भी अभी मैंने बताया आपको, इंटर डबलेट जो ब्रिज था, एंड बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के बारे में मैंने बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो फ्लैजिलम में मैंने बताया था कि बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और एक फिलामेंटस पोर्शन होता है। जिसको वो चीज क्लियर नहीं हो वो प्लीज प्रोकैरियोटिक सेल वाला मेरा वीडियो देखे। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे गूगल मीट में। सो थैंक यू सो मच बच्चों।